नाज़रीन, गजा से एक बार फिर इजराइल पर रॉकेट्स फायर होने की तफसीलात सामने आ रही हैं, जबकि दुनिया भर के अंदर बड़ी रैलीज हो रही हैं फलस्तीन के लिए और जंगबंदी का मुतालबा किया जा रहा है। इसके साथ ईरान और अमेरिका की जो टॉक्स जारी हैं उस हवाले से कुछ नई रिपोर्ट्स आपके सामने रखेंगे। ईरान की जानब से स्टीव विटकॉफ से सीज फायर का मुतालबा किया गया है, गजा में फिल फॉर सीज फायर का मुतालबा किया गया है। और इसके साथ साथ मजीद क्या टॉक्स हैं, किस तरह किस विजडम के साथ ईरान इन टॉक्स को आगे बढ़ा रहा है, इजराइल के मंसूबे कुछ और हैं, उससे किस तरह से ईरान निमट रहा है, ये भी आपके सामने रखेंगे। और चाइना जो है वो इस्लामी दुनिया के साथ इत्तेहाद को आगे बढ़ा रहा है। एक बड़ी जंग का आगाज हो चुका है, एक ऐसी जंग जिसमें चाइना ने एज अ सोवरेन नेशन या तो अपने आप को सरेंडर करना है अमेरिका के सामने, या फिर वो एक आजादी के साथ उन्होंने जीना है। तो एक बहुत बड़ी जंग। अच्छा, पिछली जो सदी है उसको चाइना की सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि वो यूरोपियंस के हाथों जिस तरह से कॉलोनी बने और जो कुछ हुआ वो सारा तारीख का हिस्सा है। तो ये चाइना के लिए एक और बहुत बड़ा इम्तिहान है और चाइना इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। और इसमें इस्लामी दुनिया के साथ उसका इत्तेहाद बढ़ रहा है। और मलेशिया का दौरा होने जा रहा था, लेकिन अब चीन के प्रेसिडेंट ने इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट के लिए पैगाम जारी किया है। और इस वक्त जो सबसे टॉप प्रायोरिटी है कि नई मार्केट्स बनाई जाए, नया इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नए सिक्योरिटी अलायंसेज, और किस तरह से अमेरिकी जो इन्फ्लुएंस है उसको सामना करना है। अब की जो जंग है वो एशिया के अंदर लड़ी जानी है। अच्छा, इसके साथ खबर यह है कि चीन जो है वो ताइवान को लेने जा रहा है। चीन ने अब ताइवान को लेने की तैयारी कर ली है। अमेरिकी जनरल ने कहा है कि वॉर इज इनवर्टेबल, मुकम्मल अमेरिकी जनरल ने कहा है कि वॉर इज इनवर्टेबल, मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। और अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने कहा है कि चीन ने ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर लिए हैं जो सिर्फ 20 मिनट के अंदर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर सकते हैं। यह पहली बार अमेरिका के इस सतह के जो ओहदेदार हैं उनकी जानब से कोई ऐसी बात सामने, यानी वो खुद एडमिट कर रहे हैं। देखिए, नेवी का इस वक्त सबसे बड़ा हथियार क्या है? एयरक्राफ्ट कैरियर है। वो कह रहे हैं चाइना के जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं वो सिर्फ 20 मिनट के अंदर उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। असल में नाज़रीन, जो यहां पर ट्रंप की जानब से गलती हुई है वो ये हुई है कि देखिए, चाइना का सबसे बड़ा फियर क्या था? चाइना ताइवान को अपना हिस्सा समझता है, ठीक है, लेकिन आज तक वो ताइवान को नहीं ले सका। सबसे बड़ा फियर क्या था चाइना का? उसको ये फियर नहीं था कि अमेरिका उसके ऊपर हमला कर देगा। वो अमेरिका से लड़ना भी जानता है, लड़ने के लिए तैयार भी है। उसको अमेरिकी किसी न्यूक्लियर, किसी फौज, इस चीज का, कोई जंगी तैयारों का कोई डर नहीं है। चाइना को जो सबसे बड़ा फियर था वो ये था कि चाइना अमेरिकन मार्केट से कट ऑफ हो जाएगा और उसके बाद बाकी वेस्टर्न मार्केट से, यूरोप से, यहां से कट ऑफ कर दिया जाएगा चाइना को। आप देखिए कि एग्जैक्टली यही हुआ है रशिया के साथ। रशिया के साथ सबसे ज्यादा क्या हुआ? सैंक्शन लग गई, वेस्टर्न मार्केट से उसको कट ऑफ कर दिया गया। और ना सिर्फ वेस्टर्न मार्केट से बल्कि आलमी मार्केट से भी, मुकम्मल तौर पर बाकी दुनिया से भी उसको कट ऑफ करने की, आइसोलेट करने की कोशिश की गई। तो चाइना को पहला बड़ा फेयर था अमेरिकन मार्केट और उसके बाद यूरोपियन। तो उनकी इकोनॉमी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। रशिया की इकोनॉमी कुछ और है, चाइना तो फिर दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, तो चाइना ये अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन हुआ क्या है कि ट्रंप ने ये जो टैरिफ लगाए हैं, इसमें आप समझ लें कि ट्रंप ने हवाई फायर कर दिया है। जो सबसे बड़ा डर था चाइना का वो खत्म करवा दिया है। चाइना, देखे ना, ये छोटा वाकया नहीं हुआ। 3 दिन थे, 72 घंटे, इसने बहुत कुछ जो है वो दुनिया में वाजे कर दिया है। एक तो अमेरिका के इत्तेहादी, उनके ऊपर बहुत सारी चीजें वाजे हो गई, और चीन के ऊपर ये चीज वाजे हो गई। उनको पता चल गया कि भाई अमेरिकी मार्केट से तो अब हम कट हो ही गए हैं। और यूरोप ने तो उल्टा चाइना के साथ रुजू कर लिया। देखिए, ये जो छोटा वाकया नहीं था। इस तरह के वाकयात के ऊपर जो है वो किताबें लिखी जाती हैं, कई साल डिबेट होती रहती है कि अगर ये होगा तो इसका नतीजा ये निकलेगा। वो हुआ और उसका नतीजा भी सबने देख लिया, चाइना ने देख लिया, यूरोप ने रुजू कर लिया चाइना के साथ, और चाइना ने यह देख लिया कि अगर वो अमेरिकन मार्केट से कट हो जाएगा तो वो फिर भी सस्टेन कर सकता है। तो वो फियर जो है वो चाइना का खत्म हो गया। तो इसलिए अब चाइना ने अपने आप को आप कह लें कि एक्सपैंड भी करने का फैसला कर लिया है। एक्सपैंड इन अ सेंस के अमेरिका को कन्फ्रंट करने के लिए। देखिए, इससे पहले चाइना लिमिट के अंदर था, वो अमेरिका को तंग नहीं कर रहा था, कोई ऐसे इकदाम नहीं उठा रहा था कि बिल्कुल अमेरिका के सामने आकर खड़ा हो जाए। बस बचते बचाते जरा जो है ना विजडम के साथ, यानी ठीक है ना, जरा लो प्रोफाइल रहते हुए। आपको मिडिल ईस्ट में चाइना नजर आता है? नहीं आता, लेकिन मिडिल ईस्ट में चाइना है, ठीक है। तो बचते बचाते लो प्रोफाइल रहते हुए
ठीक है ना, तो वो अपना काम चला रहा था। लेकिन अब तो जंग लॉन्च हो चुकी है, तो ट्रंप ने जो सबसे बड़ा नुकसान किया है वो चाइना को अपने मद्दे मुकाबले ले आया है। तो अब चाइना जो है वो इन्फ्लुएंस भी बढ़ाएगा, अलायंसेस भी कायम करेगा, नए मार्केट्स भी बनाएगा, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ये सारे अलायंसेस, और सबसे ज्यादा उसकी नजर जो है वो यूरोप के ऊपर है। और यहां पर चूंकि एशिया में इस्लामी दुनिया के बगैर उसकी जो आप कह लें कि अलायंसेस पॉसिबल नहीं है, तो इस्लामी दुनिया एक बहुत बड़े अलायंस के साथ जो वो चाइना के साथ उभर रही है। तो इसके ऊपर भी हम तफसीली बात करेंगे, क्योंकि इसका बरह रास्त असर जो है मिडिल ईस्ट के ऊपर है। तो गजा से जरा हम आगाज करते हैं। मुसलसल बमबारी वहां पर हो रही है, हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया जा रहा है, 1 महीने से ज्यादा का टाइम हो चुका है, एड मुकम्मल तौर पर वहां पर बंद है, बहुत बड़ी तादाद के अंदर शहादतें हो रही हैं। अब देखिए डॉक्टर्स वहां पर जो है वो शहीद, और हॉस्पिटल्स के ऊपर डायरेक्ट बमबारी हो रही है, और बहुत ज्यादा गुस्सा है पूरे आलम इस्लाम के अंदर। जो वहां पर बमबारी इंटेंस होती है, एक लहर दौड़ जाती है गुस्से की, और पूरी दुनिया के अंदर, हम सिर्फ आलम इस्लाम के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर हम ये देख रहे हैं। और इजराइल की जानिब से अभी कुछ देर पहले जो खान यूनिस का इलाका है वहां से इवैक्यूएशन ऑर्डर्स भी दिए गए हैं। और वाशिंगटन पोस्ट ने यह रिपोर्ट किया है कि 2 वीक्स कबल जो इजराइल की जानिब से यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक किया गया था, जिसको इजराइल ने डिनाई कर दिया था, वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट में यह साबित किया है कि वो इजराइल ही का अटैक था। अब इसमें कोई शक वाली बात नहीं थी उस वक्त भी, लेकिन आपको पता है कि वेस्ट की गवर्नमेंट्स और वेस्ट का मीडिया, वहां पर चीजों को एस्टैब्लिश करना जरा मुश्किल काम होता है। तो अब वाशिंगटन पोस्ट ने और बाकी फिर मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि ये इजराइल ही ने, यूनाइटेड नेशन जिसके अंदर जो वेस्टर्न नेशनल्स हैं उनकी हलाकतें भी हुई हैं और वो जख्मी भी हुए, और यूएन वर्कर्स। तो ये बहुत बड़ा वाकया था। अब ये रिपोर्ट आई है कि ये इजरायली टैंक ही के गोले जो है वहां पर जो है वो फायर किए गए। अब देखिए इजराइल ने हमास के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि यूएन हेडक्वार्टर के ऊपर जो अटैक है ये हमास ने किया, और व्हाइट हाउस से जब पूछा गया तो व्हाइट हाउस ने इसके जवाब में कहा कि जो कुछ भी गजा में हो रहा है उसकी जिम्मेदार जो है वो हमास है। तो बात ये करने का मकसद सिर्फ ये है, देखिए कि जिस तरह इजराइल का कब्जा करवाने के लिए, इजराइल को विक्टोरियस करवाने के लिए वेस्ट ने साथ दिया है और इतनी क्रूएलिटी दिखाई है, इतना जुल्म और बेरहमाना अंदाज में उन्होंने सपोर्ट किया है, तो इसके बाद कुछ नहीं है। अगर इजराइल इसके बाद फातेह नहीं हो सका तो देखिए इसके बाद फिर क्या है? इसके बाद इजराइल के लिए एब्सोल्यूट डिफीट है। इसके बाद कुछ बचा नहीं है कि अच्छा वो चीज रह गई थी तो वो हो जाएगी। आप सोचिए, देखें पावर आपने सारी इस्तेमाल कर ली है, तो जब पावर सारी इस्तेमाल करके भी और फिर इतना बड़ा क्राइम्स का मुर्तकब होकर जब कुछ अचीव नहीं होता तो फिर सजा भी उतनी बड़ी होती है। आप जरा नोट करिए इस वक्त वेस्ट ने इजराइल के लिए क्या नहीं किया। वेस्ट ने इजराइल के लिए अपना पूरा सिस्टम जो है वो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और उनके जो अपने एड वर्कर्स हैं, वेस्टर्न नेशनल एड वर्कर्स जो है वो यहां पर मारे गए, यूनाइटेड नेशन के जो एम्प्लॉइज हैं वो यहां पर मारे गए, वेस्ट के डॉक्टर्स यहां पर जो है वो जानों से गए, 3 यूएस मिलिट्री पर्सोनल जो है वो इस जंग के दरमियान जो है वो मारे गए हैं। और आप देखिए कि वेस्ट ने अपनी ही अदालतों को डिग्रेड किया, अपने ही लोगों के ऊपर क्रैकडाउन किया और हुतीज के ऊपर अटैक किया, जिसका नतीजा ये निकला कि वेस्ट की जो इकोनॉमी है वो और ज्यादा डिस्ट्रॉय हुई। और ये कितनी दहाइयों से ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बने हुए थे, तो ये ह्यूमन राइट्स के जो चैंपियन हैं इनका असली चेहरा ना सिर्फ अपने अवाम के सामने आया बल्कि बाकी दुनिया के सामने भी आया। और आप फिर देखिए कितनी बड़ी लीडरशिप्स हैं इन तमाम ममालिक की जो फारिग हो गई, जो इलेक्शन हार गई, करियर उनके खत्म हो गए, लेकिन ये सब जो है वो उन्होंने इजराइल के लिए किया। तो इतना सारा कुछ करने के बावजूद अगर इजराइल फिर भी फातेह ना हुआ, जो कि अभी तक नहीं हुआ, तो इसके बाद मुझे बताइए क्या होगा। यानी इतना बड़ा, इतने बड़े स्टेक्स उन्होंने दांव पर लगाए, क्या वो रोज रोज ऐसा कर सकते हैं? रोज रोज तो इतना बड़ा कुछ नहीं है। अल्टीमेटली आप देखिए उनका अपना इंटरनेशनल जो ऑर्डर है वो इस वक्त हिल चुका है, ठीक है, वो इस वक्त फॉल कर रहा है। क्या 7 अक्टूबर को भी इंटरनेशनल ऑर्डर इसी तरह से फॉल कर रहा था? उस वक्त तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये इंटरनेशनल ऑर्डर इतनी जल्दी गिर जाएगा। तो अल्टीमेटली इंटरनेशनल ऑर्डर इस तरह कायम नहीं होते। 2 आलमी जंगे और उसके अंदर कितने लोग जानों से गए, ठीक है, और उसके बाद कोल्ड वॉर में कितनी जाने गई, उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्डर कायम होता है और उस इंटरनेशनल ऑर्डर वो डिस्ट्रॉय हो रहा है इजराइल के चक्कर के अंदर। तो क्या ये वेस्ट जो है वो रोज रोज इसको अफोर्ड कर सकता है? रोज रोज इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए व्हाट्स नेक्स्ट जो अगर हम बात करें तो व्हाट्स नेक्स्ट में इजराइल की डिफीट है। अभी तक वो हमास को हरा नहीं सका है। तो गजा से अभी फिर रॉकेट्स फायर हुए,
मतलब 57 इस्लामिक जो आर्मीज हैं उनको ये मैसेज है। एक बार फिर गजा से रॉकेट्स फायर हुए और रेजिस्टेंस बता रही है कि वहां पर मौजूद है। आप देखिए पिछले कुछ घंटों के अंदर एक तो जो क्वाड कॉप्टर ड्रोन्स हैं वो डिस्ट्रॉय किए गए हैं, इजरायली व्हीकल्स को निशाना बनाया गया है और मुराग एक्सेस के ऊपर मोर्टार के गोलों के साथ अटैक किया गया है और अभी जो है वो एक बार फिर इजराइल के ऊपर रॉकेट्स फायर कर दिए गए हैं। तो रेजिस्टेंस बता रही है कि उनकी प्रेजेंस वहां पर है और 40,000 फाइटर्स ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक गजा के अंदर मौजूद हैं और पूरी दुनिया में रैलीज हो रही हैं और कनाडा से बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। ओटावा में बड़ी रैलीज हो रही हैं। ओटावा मैस रैली सपोर्ट्स गाजा, कंडेम्स इजरायली जेनोसाइड। जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने पिछले दिनों यह बयान दिया कि हमारा इजराइल के ऊपर जब वो आर्म्स एम्बार्गो है जिसकी बहुत तकलीफ इजराइल को हुई और नेतन्याहू ने जब वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ट्वीट किया लेकिन बना कुछ भी नहीं और नेतन्याहू ने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जब ट्वीट किया, जैसे अभी नेतन्याहू के बेटे ने मैक्रोन के खिलाफ ट्वीट किया है। अच्छा, अहमद अल शरा जो है वो इस वक्त यूएई पहुंचे हैं। काफी दौरे इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर हो रहे हैं और यूएई वो इसलिए पहुंचे हैं कि इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है, फाइनेंशियल एड की जरूरत है। तो सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई ये सारे और इन सब के लिए सीरिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो भी एनर्जी के मंसूबे होंगे वो सीरिया ही के जरिए होंगे जो आगे कनेक्ट करने हैं यूरोप से। और देखिए कि कतर और टर्की जो पिछले 10 सालों में सीरिया में होता रहा उसको इसलिए सपोर्ट करते रहे बशर अल-असद के खिलाफ कि इन्होंने यहां से पाइपलाइन बनानी थी, ठीक है, तो इसलिए अब वो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। सीरियन लीडर मेक्स फर्स्ट विजिट टू यूएई, सीक्स गल्फ फाइनेंशियल सपोर्ट। लेकिन यहां पर इसराइल को ये अच्छा नहीं लग रहा कि यहां पर कोई इन्वेस्टमेंट्स हो, यहां पर कोई टर्की आए, यहां पर कोई मिलिट्री सपोर्ट दी जाए। उसने तो सीरिया को लिबिया ही बनाकर रखना है जिसकी हम कोई सपोर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि सीरिया जब वो सीरिया के लोगों का है। अब अहमद अल शरा ने क्या किया, टर्की ने क्या किया, ठीक है, अब इसके ऊपर जब वो शाम के लोगों के लिए तो कोई ऐसा रास्ता नहीं चुना जा सकता जो उनके लिए नुकसानदेह हो। अब देखिए कि इजराइल वहां पर ऑक्यूपाई है, मजीद ऑक्यूपेशन कर रहा है, तो हर वो इकदाम जो इजराइल के खिलाफ उठेगा उसकी जो है वो सपोर्ट की जाएगी। अब जरा हम कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स लेकर आए हैं ईरान के हवाले से। ईरान की टॉक्स हो रही हैं, किस विजडम के साथ हो रही हैं, मजीद रिपोर्ट्स आई हैं, क्या चीजें वहां पर डिस्कस की गई हैं। पहली बात तो यह है कि स्टीव विटकॉफ से मुतालबा किया है ईरान ने कि आपने प्लेज किया था सीज फायर और आप ही की ग्रीन लाइट यानी ट्रंप की ग्रीन लाइट के साथ ये टूटा। हालांकि एग्रीमेंट में आपने प्लेज किया था कि परमानेंट सीज फायर होगा, तो आप अपना वादा पूरा करें। सबसे पहली जो बात वहां पर हुई वो सीज फायर के हवाले से हुई कि गजा का सीज फायर जो जल्द अज जल्द करवाना चाहिए। अच्छा, अब अगली बात यह है नाज़रीन के देखिए अभी तक ईरान के ऊपर अटैक नहीं हुआ है और ट्रंप के आने के बाद तो यूं था कि आज हमला हुआ, कल हुआ, शाम को हुआ, सुबह हुआ और नेतन्याहू जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट था कि अब ईरान के ऊपर अटैक होने जा रहा है, लेकिन ईरान के ऊपर अटैक नहीं हुआ। देखिए बात यह है कि देखिए अगर अमेरिका की कैलकुलेशन के अंदर कोई विक्ट्री होती ना तो यहां पर कोई डाउट नहीं है कि ईरान के ऊपर जो अटैक है वो बहुत पहले हो चुका होना था। असल जो बात है कि अमेरिका की कैलकुलेशन के अंदर ईरान जंग में अमेरिका और इजराइल के लिए कोई विक्ट्री नहीं है। आप जरा नोट करिए, ये वही ताकतें हैं जो गजा के अंदर जेनोसाइड को बैक कर रही हैं, ठीक है, बरह रास्त इसके अंदर शामिल हैं। ये वही ताकतें हैं जिन्होंने इराक को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिन्होंने सूडान, सोमालिया, लिबिया, शाम, ठीक है, फलस्तीन, यमन, लेबनान, यहां पर क्या तबाही मचाई, अफगानिस्तान। आपको क्या लगता है इतने इस्लामी मुल्कों को तबाह करने वाले इनको किस चीज ने रोका है ईरान के ऊपर हमला करने से? मुझे बताइए ना, इनको किस चीज का डर है? और ये आज से नहीं कितने सालों से चाहते हैं ईरान के ऊपर हमला करना। और अभी तो ट्रंप के आने के बाद तो बस ऐसे था कि इजराइल ने कहा हमारा जो सबसे बड़ा ड्रीम, इजराइल ने कहा हमारा सबसे बड़ा ड्रीम पूरा हो गया कि ये हमें सबसे ज्यादा ड्रीम टीम मिली है। तो असल जो बात है कि देखिए ईरान के ऊपर अभी तक अगर अमेरिका अटैक नहीं कर सका तो वो ईरान की ताकत है। और वो कौन सी ताकत है? वो कन्वेंशनल पावर है, उनकी मिसाइल पावर है, उनकी आर्मी है, क्योंकि न्यूक्लियर तो उनके पास नहीं है, इवन उनके पास एयरफोर्स भी नहीं है। तो ये उनकी कन्वेंशनल पावर है। जैसे टक्कर कार्लसन ने ट्वीट किया कि ईरान की जंग बहुत महंगी पड़ेगी, हजारों कैजुअलिटीज होंगी और अमेरिकन बेसेस तबाह हो जाएंगी, अमेरिकन एसेट्स मिडिल ईस्ट में तबाह हो जाएंगे, नतीजा कुछ भी नहीं निकलना। ठीक है, ये टक्कर कार्लसन जो उस वक्त ट्रंप के बहुत ज्यादा करीब है। तो ये असल बात है, यानी ये देखे ना कितनी बड़ी चीज है कि इससे ईरान को कितना कॉन्फिडेंस मिल रहा है। और फिर दूसरी अगली चीजों से देखिए कि ईरान को और ज्यादा कितना कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि अमेरिका पिछले हफ्तों में कितना ज्यादा धमकाता रहा। ट्रंप ने ऑन रिकॉर्ड आकर कहा कि वी विल बॉम्ब ईरान
व्हाइट हाउस से किस तरह की स्टेटमेंट जारी होती रही कि बहुत डेंजरस होने वाला है, डिस्ट्रॉय होने वाला है ईरान, बहुत बैड सिचुएशन ईरान के लिए, क्या क्या वो पेइंग हेल, ये सारे अल्फाज जब इस्तेमाल हुए, अल्टीमेटली क्या हुआ? अमेरिका को ईरान के साथ टॉक्स करना पड़ी। भाई वो ईरान को डिस्ट्रॉय करना चाहते, ईरान के साथ टॉक्स नहीं करना चाहते, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली क्या करना पड़ा? टॉक्स। और टॉक्स भी किस अंदाज के अंदर? वो जगह जो ईरान ने चूज की वहां पर, वो पैटर्न जो ईरान ने चूज किया उस तरीके से, वो मेडिएटर जो ईरान ने चूज किया उस तरीके से, ठीक है ना। तो ये उनको यहां पर एक अपर हैंड और विक्ट्री जो है हासिल हो। और अब आप नोट करें कि सुप्रीम लीडर ने पहले दिन मुज़ाकरात से इनकार कर दिया, और ये सब के लिए सरप्राइजिंग था, ईरान के अंदर भी बहुत सारों के लिए सरप्राइजिंग था कि ईरान तो हमेशा से मुज़ाकरात चाहता है, फिर जब अमेरिका खुद ऑफर कर रहा है तो हमें मुज़ाकरात से क्या मसला, हमें फिलफौर हाँ करनी चाहिए। सुप्रीम लीडर ने ना की, खुद ईरान के अंदर इसके ऊपर इसको अजीब अंदाज में देखा गया। लेकिन अब वहां पर सबको भी समझ आ रही है, बाकियों को भी समझ आ रही है कि रेजिस्ट करना क्यों जरूरी था, अमेरिका को जरा उस दायरे के अंदर लाना जरूरी था, उस दायरे के अंदर जिसमें आप कहते हैं ना बिहेव योरसेल्फ, उस दायरे के अंदर लाना जो है जरूरी था। अब आप देखिए उस रेजिस्टेंस ने कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, अमेरिका को पुश किया कि वो बैकफुट के ऊपर जाए, उसने अपनी डिमांड्स भी रिवाइज की और उसने अपनी जो लैंग्वेज है उसको भी रिवाइज किया। तो ये वो विजडम है, इससे और कॉन्फिडेंस के भाई एक हमला नहीं हुआ, किस वजह से? सिर्फ ताकत की बुनियाद के ऊपर मुज़ाकरात में अमेरिका को बैकफुट के ऊपर जाना पड़ा। चौथी बात यह है कि ईरान ने यह कहा है कि हम सिर्फ न्यूक्लियर के ऊपर टॉक्स करेंगे। जो इजराइल की डिमांड थी या अमेरिका की जानिब से जो लेटर भेजा गया था उसमें कुछ और चीजें थी, वो ये नहीं था जो आज डिस्कस हो रहा है। ईरान ने कहा कि हम सिर्फ जो अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं उनको डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियर वेपन को डिस्कस करेंगे, कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज को डिस्कस नहीं करेंगे। यानी इजराइल तो असल में ये चाहता है कि कन्वेंशनल जो कैपेबिलिटीज है, कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज क्या होती हैं? आपके मिसाइल बाग, यानी न्यूक्लियर से हटकर सब कन्वेंशन के अंदर आता है। तो ईरान ने कहा हम वो डिस्कस नहीं करने वाले, करना है तो सिर्फ न्यूक्लियर डिस्कस करो। यानी ईरान का मफाद भी सिर्फ न्यूक्लियर डिस्कस करने में। आप देखिए ईरान ने तो इस वेपन को इमोरल डिक्लेयर किया हुआ है, तो उनको कोई मसला नहीं है न्यूक्लियर डिस्कस करने में। ये तो अमेरिका और इजराइल का प्रोपेगेंडा था ना कि वो न्यूक्लियर के कवर के नीचे असल में कुछ और मनवाना चाह रहे थे ईरान से। तो ईरान ने कहा हम वो ना डिस्कस ही नहीं करने जा रहे, अगर हमारे साथ बैठना है तो सिर्फ न्यूक्लियर डिस्कस होगा। तो उसके ऊपर भी जो है वो मानना पड़ा अमेरिका को। और फिर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने इस बात को कंफर्म किया है कि ना कोई एग्जैजरेटेड डिमांड्स थी, ना इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज थी, और हमें सीरियस नजर आई है। और अभी ट्रंप की जो स्टेटमेंट आई है उसने कहा है कि हमारी न्यूक्लियर टॉक्स हो रही, यानी जो ईरान चाहता था नो कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज डिस्कशन, वो नहीं हुई, सिर्फ न्यूक्लियर के ऊपर टॉक्स हो रही हैं। और इजराइल की ये डिमांड ही नहीं थी, इजराइल तो मुकम्मल सरेंडर करवाना चाहता था ना ईरान से कि वो मिसाइल प्रोग्राम भी जाए, उनके ड्रोन्स प्रोग्राम भी जाएं, ठीक है ना, और अगर उनको जंगी हथियार मिलने जा रहे हैं तो वो भी ना मिले, ठीक है, लेकिन उसमें इनको शिकस्त हुई। और आप नोट करें जो पहले डिमांड्स रखी गई थी उस पर रशियन वजीर खारजा ने भी कहा था कि ये डिमांड्स कामयाब होने वाली नहीं है, ईरान इनको कभी तस्लीम नहीं करेगा। तो क्या ईरान पीछे हटा? नहीं, अमेरिका पीछे हटा, और उस चीज से पीछे हटा जो इजराइल अमेरिका के थ्रू ईरान से बनवाना चाह रहा था। और अगली बात यह है, आखिरी बात ईरान के हवाले से, कि अमेरिका यानी इजराइल अमेरिका के जरिए ये चाह रहा था कि ईरान जो है वो जो अपने रीजनल एलाइज हैं यानी रेजिस्टेंस है उसकी सपोर्ट खत्म करे। देखिए इस वक्त अगर आलम इस्लाम में कोई लड़ रहा है इजराइल से तो वो सिर्फ रेजिस्टेंस है, और तो कोई नहीं लड़ रहा। तो वो चाहते थे कि ये रेजिस्टेंस की जो सपोर्ट है ईरान खत्म करे। तो ईरान ने ये भी मनवा लिया कि हम अपने जो रीजनल हमारे एलाइज हैं उनके हवाले से डिस्कशन भी नहीं करेंगे। बस तुम तो हमें मनवाने की बात कर रहे हो ना, हम उनको डिस्कस भी नहीं करेंगे, हमने जिसको सपोर्ट करना है हम करेंगे, ठीक है, हमने आपके साथ सिर्फ न्यूक्लियर टॉक्स करनी है। और अमेरिका का मफाद भी सिर्फ इसमें है कि वो ईरान से न्यूक्लियर टॉक्स करे, न्यूक्लियर बनवा ले जिसको ईरान मानने के लिए तैयार है। ये तो इजराइल का दरमियान में वो प्रोपेगेंडा है ना, इजराइल के घिनौने खेल है जिसमें वो सिर्फ ईरान का सरेंडर चाहता है, जिससे मामला बिगड़ रहे हैं या बिगड़ेंगे। आगे भी अगर ट्रंप दोबारा इस चीज के ऊपर आ गया तो इसी वजह से बिगड़ेंगे ना, कि ये डिमांड मानी नहीं जा सकती, ईरान सरेंडर कर नहीं सकता, लेकिन इजराइल वही करवाना चाहता है। तो उससे फिलहाल ट्रंप जो वो पीछे हटा है और उसको हटना पड़ा है। क्यों? क्योंकि दूसरा जो रास्ता जंग का है वो अमेरिका को भी अच्छे तरीके से समझ आ गई, इसमें हमारे लिए विक्ट्री नहीं है। ये बहुत बड़ी हमारी मिसकैलकुलेशन साबित होगी। अगर हमने जंग की तो ये अमेरिकन एम्पायर इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये चीज होगी। अब हम आखिर में अगर चाइना को डिस्कस करें तो देखिए ट्रंप ने टैरिफ तो वापस ले लिए, लेकिन
जो जंग लॉन्च होना थी वो लॉन्च हो चुकी है और चीन अब मैदान के अंदर आ चुका है। चीन जो है ना बड़े नपे तुले अंदाज के अंदर, बड़े लो प्रोफाइल रहते हुए, बड़ा जरा बचते हुए जो है वो चल रहा था। ना एक ऐसी ताकत है जो प्रॉपर लड़ रही है। मिसाल के तौर पे रशिया था, वो अमेरिका से इन पिछले सालों के अंदर यूक्रेन वॉर के बाद बाकायदा तौर पर हर जगह कन्फ्रंट कर रहा था। उसके इन्फ्लुएंस को, उसके इत्तेहादियों को हर जगह पर वो निशाने पर लेकर रखे हुए था, क्योंकि अमेरिका ने जंग लॉन्च की हुई थी। चाइना ये नहीं कर रहा था, यानी चाइना कहीं टीज नहीं कर रहा था अमेरिका को, या कहीं पर वो ऐसे इकदामात नहीं उठा रहा था कि अमेरिका उससे थ्रेटेंड फील हो कि मिसाल के तौर मिडिल ईस्ट में चाइना जो है वो खुलकर अपने अड्डे बनाना शुरू कर दे, किसी और जगह पर अपने अड्डे बनाए, या जो है वो उसके इत्तेहादियों को अपने कैंप में लाने की कोशिश करे। चाइना ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था, ठीक है। और उसकी वजह मैंने आपको बता दिया कि चाइना की अपनी एक विजडम है, अपनी पॉलिसीज है। वो वैसे इसको पसंद भी नहीं करते हैं, कॉलोनीज बनाना, अड्डे बनाना, इसको पसंद भी वो नहीं करते। अगर आप उनकी हिस्ट्री भी पढ़ें तो जो उनकी सल्तनत वहां पर कायम थी, वो उस वक्त भी इस एक्सपेंशनिज्म को, इंटरनेशनलिज्म को पसंद नहीं करते थे। वो बस अपने आप में रहते थे और वो एक सिविलाइजेशन है और वो उस अंदाज से बिहेव करते हैं, ठीक है ना। उनको पहले भी पसंद नहीं था और आज भी पसंद नहीं है। तो अब जो है वो चूंकि उनको लड़ना है और अमेरिका का सामना करना है, तो इधर से जो पहला फायर हुआ है ट्रंप की जानिब से टैरिफ की सूरत में, अब टैरिफ वापस तो हो गए हैं, लेकिन चाइना जो है वो अब मैदान में आ चुका है, क्योंकि चाइना को अंदाजा हो गया कि अब जंग लॉन्च हो चुकी है, अब टैरिफ वापस हो गया तो इसका क्या मतलब है। अब चाइना इस तरह नहीं सोचता, वो ना कोई सुबह शाम बैठकर ट्वीट करते हैं, ना वो कोई एक दिन की पॉलिसी बनाते हैं, सुबह टैरिफ किए शाम को वापस ले लिया, ऐसे वो नहीं चलते। अब उनको यह अंदाजा हो गया कि अमेरिका ने हमला कर दिया है, आज वापस है तो क्या हुआ, 10 दिनों के बाद दोबारा भी हो सकता है। अब उनको कंप्लीटली जो है ना सामना करना है और अपनी मार्केट्स, नए अलायंसेस और जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसमें खास तौर पर मुकम्मल अपनी जो डोमिनेशन है उसको हासिल करना है। मतलब वो वाली डोमिनेशन नहीं जो अमेरिका की है, यानी कि मिसाल के तौर पर वो 3 मुल्कों का दौरा कर रहे हैं और अब इंडोनेशिया से भी उनके सदर के नाम भी उन्होंने बयान जारी किया है। तो इन ममालिक के साथ यानी कि हाईएस्ट लेवल के ऊपर रिलेशंस को बिल्ड करना, इंडोनेशिया के जो सदर हैं उन्होंने पहला दौरा किसका किया है, चाइना का वो करके आए। तो हाईएस्ट लेवल के ऊपर अब उन रिलेशंस को लेकर जाना, क्योंकि अमेरिका इन्हीं ममालिक को इस्तेमाल करता है ना, जो मतलब मिसाल सोवियत यूनियन था तो कितने ममालिक को इस्तेमाल किया गया सोवियत यूनियन को कंटेन करने के लिए, तो अब बाकी बहुत सारे ममालिक हैं जो चाइना को कंटेन करने के लिए इस्तेमाल होंगे। तो चाइना अब उनको हाई लेवल के ऊपर सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ये रिलेशन जो है उसने बिल्डअप करने का आगाज बाकायदा तौर पर कर दिया है, यानी चाइना मैदान के अंदर आ चुका है। चाइना टू इंडोनेशिया, लेट्स टीम अप बिफोर ट्रम्प टैरिफ अस टू डेथ, लेट्स टीम अप। He called partnership strategic and globally significant. We need friends before trade war get worse. चाइना के प्रेसिडेंट की जो बात सामने आई है, ठीक है। और दूसरी तरफ यह है कि उधर जंगी मशकें जो हुई हैं ताइवान के सराउंडिंग में, उसके पर यूएस के जनरल हैं, उन्होंने कहा है कि these are not drills, these are real rehearsals for the real invasion. यूएस जनरल ने कहा है कि वक्त आ गया है कि ताइवान की इन्वेजन होने जा रही है, और वजह क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि जो सबसे बड़ा फियर था वो खत्म हो चुका है। अभी कुछ देर पहले G7 की स्टेटमेंट सामने आई है, G7 फॉरेन मिनिस्टर स्टेटमेंट ऑन चाइनाज लार्ज स्केल मिलिट्री ड्रिल्स अराउंड ताइवान। वही फिर जो रिवायती चीजें होती हैं, लेकिन मतलब वो रियल होने जा रहा है। यूएस जनरल ने कहा है कि इनको ड्रिल्स मत समझो, ये रिहर्सल हो रही है, इन्वेजन किसी भी वक्त हो सकती है। और द इकोनॉमिक टाइम्स देखिए, China can destroy all US aircraft carriers in 20 minutes. Defense Secretary warns, saying the PLA यानी चाइनीज आर्मी could devastate the US in no time. ये चाइना की कैपेबिलिटीज हैं। चाइना 2030 तक सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा था। इस वक्त सबसे बड़ी मिलिट्री अमेरिका नहीं है, सबसे बड़ी मिलिट्री चाइना है, लेकिन चाइना ने कहीं पर जाकर हमला नहीं किया, वो जरा नीचे बचते बचाते यानी लो प्रोफाइल, ठीक है। सबसे बड़ी आर्मी अमेरिका नहीं है, चाइना है। और अब उनके देखिए अमेरिकन वेपन्स, तो यही तो हम आपके सामने रख रहे हैं कि अमेरिकन वेपन एक्सपोज हो रहे हैं। अमेरिकन वेपन जो अपने आप को सुपीरियर कहते हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं। वो यूक्रेन में हारे हैं, वो जो है वो इधर गजा के अंदर हारे हैं, वो हुतीज के साथ हारे हैं, वो हिजबुल्लाह के खिलाफ हारे हैं। चाइनीज वेपन आपको कहीं हारे हुए नजर नहीं आएंगे, रशियन वेपन आपको जीते हुए नजर आए, ठीक है। इधर जो हुतीज इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी रशियन, कोरियन, चाइनीज वेपन है,
ठीक है, वो उनके ड्रोन्स भी गिरा रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर भी हिट कर रहे हैं, ठीक है, और 2000 किलोमीटर दूर इसराइल को भी हिट कर रहे हैं एयर डिफेंस को पेनिट्रेट करते हुए। और ईरान के भी बहुत सारे जो वेपन्स है, ये टेक्नोलॉजी चाइना ही से आ रही है, ठीक है। तो देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये साल हर साल इसकी तैयारी होती है और इसीलिए जंगी मशकें की जाती हैं, इसको किताबें लिखी जाती हैं, एस्टिमेट किया जाता है कि भाई चाइना के वेपन सुपीरियर हैं या अमेरिका के हैं, तो वो उसका मुजाहरा हम देख रहे हैं। तो डिफेंस सेक्रेटरी कह रहा है कि 20 मिनट में वो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह कर देंगे, ठीक है। तो ये चाइना की आज पावर है। तो अमेरिका ने टोटल मिसकैलकुलेट किया है। अब कितनी देर वो यहां कायम रह सकता है मिडिल ईस्ट में, कितनी देर इस बेमानी जंग को एक्सपैंड करता है, कुछ भी हासिल नहीं है, कुछ भी हासिल नहीं है। और डिक्लाइन है। 7 अक्टूबर को अमेरिका की पोजीशन मिडिल ईस्ट में क्या थी, आज क्या है, ये आप देख लीजिए। तो जो मैंने आपको बताया कि जितना बड़ा जुल्म है सजा भी उतनी बड़ी है। तो इन्होंने जितना जंग को एक्सपैंड किया है उतना ज्यादा अपना नुकसान किया है, ठीक है ना। इसका हिसाब तो हर सूरत में होकर रहेगा। और आप जरा आखिरी हेडलाइन देखिए, चाइना बिल्ड्स द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ब्रिज इन 3 इयर्स। दुनिया का सबसे ऊंची जगह पर ब्रिज जो है वो चाइना ने बनाया है और कई घंटों का जो फासला है वो सिर्फ चंद मिनट के अंदर अब तय होगा। ये चीन की तरक्की है, ये उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये उनकी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो चीन राइज कर रहा है, ईस्ट राइज कर रहा है। और चाइना के साथ कौन खड़ा है, इस्लामी दुनिया, उनका इत्तेहाद इस वक्त बन रहा है। ज्यादा देर अमेरिका मिडिल ईस्ट के मालिक को रोक नहीं सकता है। अगर मिडिल ईस्ट के मालिक की वो बात नहीं मानेगा तो जैसे मिस्र चाइना के जंगी तैयारी खरीद रहा है, ब्रिक्स में जा चुका है, तो और बहुत सारे ब्रिक्स में जाएंगे, चाइना के साथ खड़े होंगे। और अब देखिए चाइना इंटरवीन करेगा, आपको नजर आएगा वो मिडिल ईस्ट में इंटरवेंशन करता हुआ, ठीक है। अब खुलकर आपको इंटरवेंशन करता हुआ नजर भी आएगा। उधर उन्होंने अपना डेलीगेशन सीरिया भी भेजा था। तो ये ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर की। आपने राज़ और आगाह करें। फिल्म के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।